नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज सुबह एक ट्रंकेटेड वीक यानी कि कल की छुट्टी से ठीक पहले मंगलवार का सत्र, जहां पर कल के सत्र में हमने देखा था भारतीय बाजारों में काफ़ी ज़्यादा बिकवाली का दबाव कायम था। कोशिश हमने ज़रूर की 23,500 पर टिकने की, लेकिन बार बार उस लेवल पर मार्केट को ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं बेयर्स चैलेंज कर रहे थे। तो कल की क्लोजिंग के मद्देनजर आज देखना होगा कि आज के समीकरण कैसे बैठ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी आपके सामने है, करीब करीब 24 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। मामूली सी बढ़त आप कहेंगे, लेकिन हाँ 23,500 के ऊपर के फिलहाल आपको ट्रेड्स दिखाई दे रहे हैं। इस बीच ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखेंगे, जहां पर एशियाई मार्केट से आज क्या संकेत बनते दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आपके लिए अमेरिकी बाजार से क्या ओवरनाइट क्यों बना वो आपको समझाएंगे। तो मेरे साथ मुंबई स्टूडियो में हॉर्मास हैं, साथ ही साथ दिल्ली से वीरू आपको समझाएंगे कि एफआईआईज़ की बिकवाली जो थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है, लेकिन उसका सिलसिला बरकरार है। उससे संकेत क्या है आज के लिए, किन लेवल्स पर आपने जोर देना है, और ऑफ कोर्स आगे कौन से स्टॉक्स एंड न्यूज़ है उसके लिए कंचन को भी जोड़ेंगे। लेकिन पहले अपॉलॉजीज, आवाज़ मेरी कभी भी बैठ सकती है, तो वीरू हॉर्मास आपको मामला थोड़ा सा संभालना पड़ेगा, जैसे हम आपस में मार्केट को संभालते आए हैं। लेकिन तब और अब का पहले डेटा पॉइंट आपकी स्क्रीन पर रखते हैं। और कल जब हम भारतीय बाजार को वाइंड डाउन कर रहे थे, किस तरह की तस्वीर डाउ पेश कर रहा था और इवेंचुअली क्लोज क्या हुआ है। इस समय देखिए 43,500 के लेवल्स के आसपास डाउ आपको दिखाई देगा। नैस्डैक जहां पर फ्राइडे के सत्र में बिकवाली थी, उससे उबर कर आया है। साथ ही साथ S&P में भी कुछ पोजीशंस तेजी की बनती हुई दिखाई दी। ये तब और अब का डेटा है। डॉलर इंडेक्स में काफ़ी ज़्यादा एक्शन इनफैक्ट ओवर द वीकेंड बनता दिखाई दिया है, वो एक क्रूशल फैक्टर है। अभी भी अगर आप ध्यान दें तो 106 के ऊपर कायम है, लेकिन ऑफ कोर्स कल के दोपहर के मुकाबले थोड़ा सा कूल ऑफ देखने को मिला है। ब्रेंट के भाव में उबाल देखा गया, 7160 के आसपास हम छोड़कर गए थे और ये फिर से 73 के ऊपर निकलता हुआ नजर आया है। तो ये डेटा पॉइंट्स फिलहाल आपके सामने हैं। एफआईआईज़ की पोजीशनिंग वो इनफैक्ट इम्पॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि वायदे में दरअसल थोड़ी सी राहत ज़रूर मिल रही है। कैश बिकवाली का सिलसिला जारी है, लेकिन कैश में हमने कल देखा पिछले कई सत्रों की तुलना में जो सेल साइड की पोजीशन है वो थोड़ी सी कम ज़रूर हुई है। DIIs ने स्टेप अप किया। तो आज के लिए संकेत क्या है, पहले ग्लोबल पर्सपेक्टिव बताइए भैया हॉर्मास, कैसे पढ़े? रॉनिंग हर्षिता, और एक मिला जुला हैंडओवर आप कह सकते हैं, क्योंकि बड़ा जो ट्रिगर आने वाला है वो कल रात को आएगा, जो कि एनवीडिया के नतीजे आएंगे। मगर देखा जाए ऑन स्क्रीन तो नैस्डैक कल बढ़त के साथ बंद हुआ, S&P 500 कल बढ़त के साथ बंद हुआ, लेकिन डाउ जोन्स कल फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुआ। अब तो एनवीडिया डाउ का भी हिस्सा है, तो एनवीडिया में गिरावट आई, उस वजह से डाउ जोन्स कल फ्लैट लाइन के नीचे बंद हुआ। मगर किस वजह से S&P 500 और डाउ जोन्स ने आउट परफॉर्म करा? क्योंकि बाकी के बिग टेक के जो शेयर्स है वो चलिए। एप्पल कल बढ़त के साथ बंद हुए, 1.5% की बढ़त देखने मिली एप्पल के शेयरों में। नेटफ्लिक्स 3%, AMD 3%। तो इन शेयरों ने, बिग टेक के जो शेयर है, उन्होंने नैस्डैक को सहारा दिया। और सबसे बड़ा सहारा जो नैस्डैक को मिला वो टेस्ला के शेयर की वजह से मिला। टेस्ला के शेयरों में भी हाल फिलहाल में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने मिली थी। मगर कल ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम है वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को लेकर जो एक पॉलिसी बनाना चाहती है, वो उसे एक प्रायोरिटी बनाकर उस पर एक पॉलिसी लाने की जो प्लानिंग चल रही है वहाँ पर। तो सेल्फ ड्राइविंग कार्स के रेगुलेशंस अगर आसान किए गए तो वो टेस्ला के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो रोबो टैक्सीज जो लाना चाहते हैं वो इलॉन मस्क और टेस्ला के लिए फ़ायदे की बात होगी। तो उस वजह से टेस्ला के शेयरों में कल 6% का उछाल देखने मिला था। और उस वजह से उबर और लिफ्ट के जो शेयर्स है, जो वहाँ की जो टैक्सी एग्रीगेटर्स है, उनके शेयरों में कल गिरावट देखने मिली। अब फोकस, जो बड़ा ट्रिगर तो है आज, तो चलिए वॉलमार्ट और वगैरह के नतीजे आने वाले हैं, मगर जो बड़ा नतीजा आने वाला है वो एनवीडिया का रिजल्ट है, जो कि कल रात, बुधवार की रात को बाजार बंद होने के बाद आएगा। यानी कि गुरुवार की सुबह हमारे समय के मुताबिक हमें जानने मिलेंगे एनवीडिया के नतीजे। 5 सत्रों में 5% गिर चुका है एनवीडिया का स्टॉक। और कल एक और रिपोर्ट द इंफॉर्मेशन के ज़रिए हमें पता चली है कि ब्लैकवेल चिप्स, जो उनके बहुत बड़े, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चिप्स है, वो सर्वर्स में कनेक्ट हो जाने के बाद ओवरहीट हो जाते हैं।
तो वो एक नेगेटिव खबर देखने मिली है एनवीडिया को लेकर, जिस वजह से कल शेयर में गिरावट आई, 1.5% की गिरावट देखने मिली। अब मैनेजमेंट ने पिछले क्वार्टर के नतीजों के वक्त गाइडेंस दी थी कि इस सत्र में, इस तिमाही में उन्हें 32.5 बिलियन का रेवेन्यू और 75% की ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखने मिली कि तो ये गाइडेंस का फिगर हमें ध्यान में रखना होगा। अगर थोड़ी सी भी यहाँ वहाँ के नंबर आ गए तो शायद ये एक नेगेटिव हो सकता है एनवीडिया के लिए। अर्निंग सीजन यूएस में खत्म होने जा रहा है। 93% S&P 500 की कंपनियों ने नतीजे घोषित कर दिए हैं, जिसमें से 74% कंपनीज ऐसी है जिन्होंने अपने EPS के अनुमान को बीट किया है और 62% कंपनीज ने अपने आय के अनुमान को बीट किया है। तो एक अच्छी अर्निंग सीजन आप कह सकती है यूएस में रही है, जो कि हमारी नहीं रही है। और कल एक और मज़ेदार बात हुई, एक स्टॉक है बाख्त होल्डिंग्स, जो एक सत्र में कल 162% चढ़ गया। 162% इसलिए चढ़ा क्योंकि एक डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म है ये, और फाइनेंशियल टाइम्स के जरिए और ब्लूमबर्ग के जरिए खबर ये आई है कि ट्रंप मीडिया एक जो एडवांस टॉक्स में है उसे खरीदने के लिए, तो उस वजह से शेयर में 162% का उछाल देखने मिला। कल सोने के भाव में उछाल आया। कल वो सोने में 10% लगभग गिर चुका है सोने का भाव अपने ऊपरी स्तरों से। तो सोने, गोल्डमैन सैक्स ने कल एक नोट जारी की जिसमें उन्होंने गो फॉर गोल्ड कहा है 2025 के लिए और $3000 का लक्ष्य दिया है। तो गोल्डमैन सैक्स का ये है, तो इस वजह से सोने में कल तेज़ी देखने मिली है। तो आज के जो बड़े डेटा है, कोई बड़ा डेटा तो आज है नहीं वैसे, वॉलमार्ट के नतीजे हैं आज, यूरोजोन का CPI आने वाला है, महंगाई के आंकड़े आएंगे वहाँ से, और हाउसिंग स्टैट्स आएंगे यूएस से। तो एक मिला जुला हैंडओवर है। बड़ा ट्रिगर कल रात को हमें देखने मिलेगा। बड़ा ट्रिगर कल रात को देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छा हैंडओवर। $3000 का अगर टारगेट आ गया तो मुझे फिर अगले कार्यक्रम के लिए एक थोड़ा सा क्यों मिल गया कि इन स्टॉक्स पर नजरें होनी चाहिए। मैंने सुना है डोनाल्ड ट्रंप पर्सनल कैपेसिटी में कॉइनबेस के मैनेजमेंट से भी मिलने वाले आज। वो मिलने वाले हैं, और उस वजह से जो और ट्रंप के क्रिप्टो को लेकर जो व्यूज़ है वो हमें वो तो सार्वजनिक ही है कि वो यूएस को क्रिप्टो कैपिटल वगैरह बनाना चाहते हैं। और ये जो बाख्त होल्डिंग्स भी है, ये भी एक डिजिटल एसेट मान लीजिए, क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही कह लीजिए उसे। तो उस वजह से तो वो क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर, और कॉइनबेस तो एक क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंज ही है, तो एक सेंटिमेंटल पॉजिटिव है। तो वहाँ से क्या निकल कर आएगा वो भी एक जानने वाली बात होगी। तो बिटकॉइन की चांदी आजकल, या बिटकॉइन की बिटकॉइन ही आप कह सकते हैं। चांदी सोने से क्या कंपेयर करेंगे आप उसे, लेकिन वहाँ पर बड़ा एक्शन बनता दिखाई दे रहा है। चले भैया, अब आते हैं डेटा पॉइंट्स पर। एक बार वो FII और DII का डेटा आपकी स्क्रीन पर आएगा। FIIs की बिकवाली का सिलसिला थोड़ा सा कम हुआ है। 1400 करोड़ के आसपास ही कैश मार्केट में इन्होंने सेल साइड की पोजीशन ली। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के सामने के तौर पर ज़्यादा खरीदारी हुई है। वीरू, कल हम जोड़ तोड़ कर वो 23,600 पर तो पहुंच ही नहीं पाए। 500 को होल्ड करना भी काफ़ी मुश्किल था। आज कंसिडरिंग निफ्टी थोड़ी सी बेहतर चाल खेल रहा है, 18 पॉइंट ही सही, लेकिन 23,500 पर फिर से कुछ कोशिश कर रहा है ये इंडेक्स सर उठाकर देखने का। बिल्कुल हर्षदा, देखिए जो भी बातें कही आपने कि एक कोलैप्स था, हम 600 को रीगेन नहीं कर पाए, फिर डे लो पे क्लोज हुए। IT से अगर आप देखें प्रेशर था, बट FIs की कम सेलिंग, दैट्स द क्रिटिकल पॉइंट। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जब मैं भी आज का डेटा देख रहा था तो इसने प्रभावित किया। इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए इस पर बात करता हूँ। देखिए कल भी मेरी अप्रोच थी निफ्टी इट्स सेल एंड राइज। क्या खूबसूरत सेल मिला कल, करीब 23,590 के जोन से हमने टेस्ट किया बेस 1, a trajectory closer to that 50-week exponential moving average, more or less. मैं न्यूट्रल गया था हर्षदा, और अब क्या करना चाहिए। देखिए क्लोज था बिलो 200-day exponential moving average with strong momentum from banks restricting further downside. उन्होंने फर्दर डाउनसाइड को खोलने से मना कर दिया। जो भी डाउनसाइड था वो स्पॉन्सर किया निफ्टी IT ने, जो भी डाउनसाइड था वो स्पॉन्सर किया रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अब आते हैं FIs के स्टैट्स पे। जो आपने बात कही हर्षदा, दैट्स गुड कि FIs की सेलिंग काफ़ी थिन है। यस, अगर आप हिस्टोरिकल लेवल से कंपेयर करें पिछले 2 महीने के, तो ये सबसे थिन सेलिंग का आंकड़ा है। 1403 करोड़ रुपए का 2330 करोड़ रुपए की DIs का बाय। एक और चीज़, इनफैक्ट 2 चीज़ और जो प्रभावित कर रही हैं, 352 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, 4836 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 1378 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। लेकिन मोर स्पेशली और तवज्जो देने वाली बात क्या है, वो ये है कि पुट शॉर्ट आई हर्षदा करीब 2,61,000 कॉन्ट्रैक्ट। बहुत दिनों बाद पुट शॉर्ट आई है, और ये ज़्यादा पुट शॉर्टिंग मीनिंगफुल है अगर आप डेटा को कोरिलेट करें विद निफ्टी बैंक। सो क्रिटिकल इंडेक्स फॉर द डे विल बी निफ्टी बैंक, उस पर नजर रखिएगा। स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 1165 करोड़ रुपए की बाइंग। उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई बहुत सब्सटेंशियल चेंज नहीं आया, स्टिल 2,17,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है।
निफ्टी लेके आइए। निफ्टी पर 200 डेमा पर कॉल राइटर्स ने स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है। 23,500, 23,600, 23,700, 23,800 ये कॉल राइटर्स का जोन है, और पुट राइटर्स जहां पर हैं वो नीचे का जोन है हर्षदा, 23,300 और 23,200। दैट मीन्स दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पुट राइटर्स वहां पे कंफर्टेबल है, ना कि एट द मनी पर। आपकी स्क्रीन पे 23,200 की पुट सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ है, करीब 44 लाख का होल्ड करती है। और पिरामिड्स में आपको ये बात क्लियर नजर आएगी कि कॉल राइटर में कन्विक्शन है और पुट राइटर एट द मनी पे बैठने को तैयार नहीं है, वो थोड़ा नीचे जाके 23,200 पे बैठा हुआ है। ये रहा वो डायग्राम। मेरी अप्रोच क्या रहेगी? देखिए, आज का दिन थोड़ा ठीक लग रहा है, बट इंट्यूशन पे नहीं, स्टैट्स पे जाएंगे और RS1 लेके आइएगा। टिल द टाइम देखिए वो ट्रेजेक्ट्री जो थी रेजिस्टेंस की वो थोड़ी नीचे आ गई है, कंसिडरिंग एवरेजेस नीचे आए हैं, कंसिडरिंग पुट राइटर्स नीचे आए हैं, कंसिडरिंग कॉल राइटर्स भी नीचे आए हैं। 23,558, 619 अगर ये क्लस्टर निकलता है तो ए शॉर्ट कवरिंग विल टेक अस टू 694, 739 एंड 783। एज ऑफ नाउ कमेंट्री को सिर्फ 783 तक सीमित रखेंगे, बट अगर RS1 नहीं कट रहा है तो ये टिपिकल सनराइज का इंडेक्स होगा। उस वक्त निफ्टी IT पर, निफ्टी बैंक पर नजर रखिएगा, और कोलैप्स अगर हुआ दोबारा तो हमारा जो शॉर्ट को कवर करने का जोन होगा वो हर्षदा अगेन दैट्स बेस 1 की ट्रेजेक्ट्री। और आपकी स्क्रीन पे वो बेस 1 मेंशन है क्लियरली, वो करीब करीब आता है 23,376 और 316। और याद रखिएगा दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो 235 पे परसिस्ट करता है, बट मोर और लेस 250 और 300 के बीच में वो आता है। ऐसे अप्रोच रहेगी निफ्टी पर। निफ्टी बैंक कल क्या बात हुई थी? पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन है दैट 50,000 दैट 49,500 के पुट राइटर्स, और उन्होंने क्या अपना अगर आप देखें काम बखूबी किया, ये कोलैप्स नहीं हुआ। थैंक्स टू HDFC बैंक, थैंक्स टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर लेटर ऑफ रिकवरी। आपकी स्क्रीन पे एक डायग्राम में तब्दीली है, क्या है जरा पढ़िए इसको। पुट राइटर अब 50,000 पे ज्यादा कन्विंसिंगली खड़ा है। कॉल राइटर खिसक के अब 50,500 से करीब करीब 51,000 पे गया है, और 50,500 पे जो कॉल कंसंट्रेशन है वो थोड़ा थिन है वर्सेस यस्टरडे। अप्रोच क्या रहेगी? नाउ विद दीज आई थिंक कन्विक्शन फ्रॉम पुट राइटर्स, हमारा जो अप्रोच है वो स्लाइट चेंज हो जाएगा। लेके आइए लेवल्स एज पर स्टैट्स। हम बेस 1, क्योंकि पुट राइटर्स बहुत स्ट्रांग है, और याद रखिएगा ये मंथली पुट राइटर है, बेस 1 लेके आइएगा। बेस 1 के ऊपर ध्यान दीजिएगा बात क्या कह रहा हूं, बेस 1 के तक, बेस 1 के ऊपर इवन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ 50,200, 250 इज गुड टू बाय। ट्रेड को हम चेक करेंगे कौन से क्लस्टर पे, याद रखिएगा RS1 पे। ये है वो कॉल राइटर्स का जोन, बट थिन कॉल राइटर्स का जोन। रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा प्लीज स्क्रीन पे। इस ट्रेड को हम जो भी लोअर ट्रेजेक्ट्री से पिक करें या फिर 250 के आसपास पिक करें, चेक करेंगे यहां पर। अगर ये जोन निकल रहा है दैट मीन्स बैंक निफ्टी 200 डेमा पे सपोर्ट लेके जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा है वो इसको ले जाएगा 50,778, 51,004 और 51,155। दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जोन। हर्षदा चलिए, तो उन लेवल्स का आप ध्यान रखिए। आई एम श्योर वीरू ने जो भी आपको लेवल्स बताए हैं आपने नोट कर लिए हैं, उसी रेंज में आज ट्रेड लेना है, चाहे वो निफ्टी हो या फिर निफ्टी बैंक हो। अच्छा, इस बीच स्टॉक्स जो आप रेडार पर रखेंगे, मैंने ये काम आज कंचन को आउटसोर्स कर दिया है। मैं जितनी हो सके अपनी आवाज़ को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि 3:30 तक आपका साथ देना है। बताइए जी कंचन। गुड मॉर्निंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उनको आपको अपने फोकस में रखना है। बेसिकली जो डिसइन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने PSU के लिए जो गाइडलाइंस है उसमें थोड़ा सा रिवीजन किया है। बेसिकली डिविडेंड हो, शेयर स्प्लिट हो और साथ ही साथ बायबैक हो, उसको लेके ये गाइडलाइंस जारी की गई है। इनका कहना है कि जो कंपनी का मुनाफा है उसका 30% या तो फिर अगर जो नेटवर्थ है उसका 4% डिविडेंड देना होगा। साथ ही साथ जो इनकी पहले की शर्त थी वो थी 5% की। एट द सेम टाइम जो सरकारी NBFCs के लिए 4% की शर्त थी उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने हटा दिया है। अब नियम क्या बदले हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। 6 महीने तक अगर कंपनी का जो भाव का बुक वैल्यू है उससे नीचे है तो वहां पे कंपनी बायबैक कर सकती है। और ये जो पहले अगर हम इसका गाइडलाइंस देखें तो यहाँ पे 6 महीने वाली शर्त कोई भी नहीं दी गई थी। इनका कहना है कि शेयर बायबैक के लिए कंपनी की जो नेटवर्थ है उसका 3,000 करोड़ होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि पहले 2,000 करोड़ का था। साथ ही साथ कैश की बात करी जाए तो वो भी 1,500 करोड़ का इंपॉर्टेंट है। तो इसके चलते आज सरकारी कंपनियां काफी ज्यादा फोकस में रहने वाली है। इसके अलावा बात करी जाए रिलायंस ONGC की, तो ये भी रखना है आपको अपने फोकस में,
क्योंकि अगर इसकी हम बात करें तो बेसिकली विंडफॉल टैक्स को सरकार जल्द खत्म कर सकती है। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस पीएमओ ने इस पे रिव्यू के बाद पेट्रोलियम और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इसे हटाने के लिए जो जरूरी प्रोसीजर्स है उसकी प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। अब जानते हैं बेसिकली जो ये नया नियम है, ये विंडफॉल टैक्स को हटाने की बात आखिरकार की क्यों जा रही है। इनका कहना है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है उससे ज्यादा सरकार को बेनिफिट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ इंडस्ट्री भी इस टैक्स से ज्यादा खुश नहीं दिखाई दे रही है। इसका प्रोडक्शन पे भी कहीं ना कहीं हमें एक नेगेटिव इंपैक्ट जरूर देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ आप ध्यान दें कि जो ये टैक्स है बेसिकली ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था, लेकिन ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना अभी भी बाकी है। इसके अलावा बात करी जाए जीएमआर एयरपोर्ट की तो इनका एक बिजनेस अपडेट आया है। अक्टूबर के अगर पैसेंजर डेटा की बात करी जाए तो वो काफी शानदार नंबर उभर के सामने आए हैं, जिसमें 1.07 करोड़ पैसेंजर्स आए हैं और ये वाई ऑन वाई बेसिस पे अगर हम देखें तो 9% का अपसाइड है। और मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ पे 5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रैफिक दोनों में ही अप्रॉक्सीमेटली 9.2% का एक अपसाइड देखा गया है। और साथ ही साथ अगर एयरक्राफ्ट मूवमेंट देखा जाए तो वहां पे भी मंथली बेसिस में हमें 7% और वाई ऑन वाई बेसिस पे 9% की एक ग्रोथ देखने को मिली है। एनटीपीसी रखना होगा आपको अपने फोकस में, क्योंकि आज खुलने वाला है एनटीपीसी का आईपीओ, जिसके चलते एनटीपीसी और एनटीपीसी ग्रीन आपको रखना होगा अपने फोकस में। शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पे बेसिकली जो इनकी सब्सिडरी कंपनी है लाइफ साइंस को ईडीक्यूएम से एक ऑक्ट्रियोटाइड एपीआई के लिए सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी मिला है। बेसिकली जो इस दवाई का इस्तेमाल है वो एक्रोमेगाली जैसी जो डिजीज है उसको ट्रीट करने में किया जाता है। साथ ही साथ पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, इसकी जो सब्सिडियरी है पीजी टेक्नोप्लास्ट ने स्पायरो मोबिलिटी के साथ एक ईवी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अग्रीमेंट साइन कर दिया है, जिसके चलते आपको रखना है ये अपने नजर में। एस्ट्राजेनेका फार्मा, इसकी जो दूसरी कंपनी है ब्रेस्ट्री एरोस्फेयर, उसको जनवरी 2025 में इंडिया में लॉन्च करने वाली है। बेसिकली ये दवा सीओपीडी पेशेंट्स की जो सिचुएशन होती है उसको मैनेज करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल मानी जाती है। मेडप्लस में आज एक बड़ी ब्लॉक डील होने वाली है। पीआई अपॉर्चुनिटीज फंड ने कंपनी में अपनी 5.8% की हिस्सेदारी 700 रुपए प्रति शेयर के औसत पे बेचकर 483 करोड़ रुपीस जुटाए हैं। साथ ही साथ एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 10 लाख शेयर 700 रुपए प्रति शेयर पे बेच के 70 करोड़ में ऑफलोड किए हैं। इसके अलावा इन्वेस्को म्यूचुअल फंड और कोटक म्यूचुअल फंड ने कंपनी में 2.6% की हिस्सेदारी खरीदी है। और बाकी की अगर बात करी जाए तो वहां पे हमें फ्रैंकलिन टेम्पलेटन और साथ ही साथ मॉर्गन स्टैनली भी शामिल होते हुए दिखाई दिए हैं। चलिए, तो ये सारे स्टॉक्स आपके रेडार पर रहेंगे। मेट प्लस में ऑफ कोर्स वो कल बड़ी ब्लॉक डील हुई और ऑफ कोर्स काफ़ी सारा ये फंड्स ने पार्टिसिपेट किया। आज एक और स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे, वो है इंडियन होटल का। आज कंपनी का कैपिटल मार्केट डे है, तो वहाँ से आगे का एक आउटलुक आएगा कि कंपनी किस तरह की ग्रोथ रखती है। रेडार पर आपको याद होगा जो भी 2022 तक के इनके टारगेट्स थे या 2025 के टारगेट्स थे टू बी प्रिसाइज, कंपनी ने वो 2022 में ही अचीव कर लिए थे, क्योंकि कोविड के बाद जो डिमांड की फ्लरी आई थी वो कंपनी के फेवर में गया। तो अब यहाँ से आगे कि क्या आउटलुक रहेगा, क्या टारगेट्स रहेगा, उस पर मैनेजमेंट आज दोपहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और सीएनबीसी आवाज से रूबरू भी होगा, तो उस पर भी नजरें रहेंगी। कुछ डेटा पॉइंट्स जिस पर आपकी नजरें रहेंगी, अमेरिका में हाउसिंग स्टार्ट्स के आंकड़े आएंगे, उस पर ऑफ कोर्स हॉर्माज हमारे साथ कल जुड़ेंगे, वो आपको बताएंगे कि किस तरह का वो डेटा पॉइंट इशारा कर रहा है, स्पेशली एक ऐसे माहौल में जहां पर फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने पहले ही कह दिया है कि देखिए रेट कट की कोई जल्दबाजी इस समय नहीं है। यूरोपियन यूनियन के सीपीआई यानी कि इन्फ्लेशन डेटा प्रिंट का भी इंतजार आज दोपहर में हमें रहेगा। लेकिन साथ ही साथ आज सभी की नजरें इनफैक्ट हमारी तो आसमान में रहेंगी, क्योंकि कल मैं शाम को पढ़ रही थी कि स्पेसएक्स भारत की हैवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-20 केप कनेवरल से लॉन्च करने वाला था। इनफैक्ट ये हो चुका है और उसकी एक तस्वीर आपके सामने हम लेकर आ रहे हैं। स्पेसएक्स के रॉकेट पर दरअसल भारतीय GSAT-20 को अब हम अंतरिक्ष में भेज चुके हैं। वहाँ से ताज़ा अपडेट्स अगर वो विजुअल्स होंगे वो भी आपके लिए लेकर आएंगे ज़रूर। चलिए एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स कमोडिटी करेंसी मार्केट के लिए क्या ट्रेड बन रहा है उसका भी जायजा लेंगे आगे।
आप देख रहे हैं मॉर्निंग कॉल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमने हमारे मित्र हॉलमार्क से सुना कि गोल्डमैन सैक्स कह रहा है दिसंबर 2025 तक सोने के भाव 3000 तक जाएंगे। तो आज वहां पर क्या खरीदारी का मौका है या फिर किसी और दूसरी कमोडिटी पर नजरें होनी चाहिए। रवि देवरा हमारे साथ जुड़ गए क्वर्जी ग्रुप के। रवि जी गुड मॉर्निंग, बताइए सोना या फिर कोई और कमोडिटी क्या है रेडार पर आज के लिए? गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली गोल्डमैन का रिपोर्ट है, काफी मंथ्स के उन्होंने पॉजिटिव साइंस दिए हैं। पर्टिकुलर इसका मेजर रीजन हो सकता है कि जब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी प्रेसिडेंसी रिज्यूम करेंगे उसके बाद पॉलिसी को लेकर अनसर्टनिटीज होगी, ट्रेड वॉर को लेकर अनसर्टनिटीज होगी, तो उसका एक फायदा यहाँ पे गोल्ड को आता हुआ दिख सकता है। गोल्ड बाय करना इंट्राडे स्पेसिफिक भी और थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए भी मुझे लग रहा है कि बुलियन एंड दोनों गोल्ड एंड सिल्वर लाइमलाइट में रह सकते हैं। 74,800 पे सोना बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 74,500 एंड अपर साइड 75,800 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। और इंट्राडे में अदर कमोडिटीज में मेटल पॉजिटिव है, चाइना के जो एक्शन है इससे एल्यूमिनियम को आगे सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। 240 पे एल्यूमिनियम बाय करें, 245 का टारगेट होगा, 237.20 का स्टॉप लॉस। और जिस हिसाब से सीजनलिटी का प्रभाव काफी अच्छा मंथ के गैस पे हो रहा है, ठंडी भी बढ़ रही है, लेट हुई बट यस थोड़ा मुझे लग रहा है कि इस टाइम नेचुरल गैस की डिमांड काफी बढ़ सकती है। नेचुरल गैस में ध्यान रखें 273 का इंट्राडे टारगेट होगा, 261 का स्टॉप लॉस लगा। अच्छा मेरे को रवि जी एक चीज़ बताइए, क्योंकि आपने एल्यूमिनियम मेंशन किया, ये कॉपर में भी क्या कुछ तेज़ी बनी है? स्पेशली चाइना ने जब से कहा है कि देखिए वहाँ के एक्सपोर्ट पर हम रिबेट नहीं देंगे, तो क्या कुछ ट्रेड तेज़ी का बन रहा है कॉपर में भी? जब से ये अनाउंसमेंट के बाद जो ज्यादा तेजी फ्राइडे को बनी थी जब हमारे मार्केट क्लोज थे बट सेकंड हाफ कमोडिटी का चालू था, तब एल्यूमिनियम 5% अप था। कल कॉपर में काफी अच्छी रैली थी। ये न्यूज से दोनों कमोडिटीज में काफी अच्छा रिएक्ट कर लिया है। मेरे हिसाब से ये तेजी कॉपर में भी जारी रहेगी। चाइना जिस हिसाब से अपना ग्लोबल सेटअप चेंज कर रहा है, काफी टाइम के बाद चाइना सभी कंट्री के साथ अपना जो ट्रेड रिलेशन है या अपने रिलेशन को इम्प्रूव कर रहा है। मुझे लग रहा है कि ट्रेड एक्टिविटीज चाइना में इम्प्रूव होगी तो इसका फायदा कॉपर को मिल सकता है। कल 800 के लेवल को क्रॉस करके क्लोज हुआ था, आज 800 के करीब बाय कर सकते हैं कॉपर। आई थिंक स्टॉप लॉस लगा है 792 एंड 820 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बट फंडामेंटली अगर एल्यूमिनियम इन्वेंट्रीज देखे या कॉस्ट ऑफ एल्यूमिना देखे, मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए एल्यूमिनियम एक बेटर कमोडिटी हो सकती है। ओके, तो कॉपर, एल्यूमिनियम, ये कुछ कमोडिटीज जिन पर आपकी नज़रें होनी चाहिए, और सोना तो वैसे भी आप रेडार पर रखेंगे ही। चलिए काम करते, लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते आपके लिए लेकर आते हैं एसजीएक्स गिफ्ट निफ्टी, आई बेग योर पार्डन, एसजीएक्स की मुझे आदत हो गई है। 41 पॉइंट ऊपर, तो 18 पॉइंट ऊपर था, अब 48 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। धीरे धीरे करके यहाँ पर स्थिति कुछ बेहतर होने के आसार बन रहे हैं। लेंगे एक ब्रेक के बाद आपके लिए वीरू और मैं स्पेशल अपीयरेंस में सीधा सौदा लेकर आएंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।